नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। छुटपुट घटनाओं के अलावा ईवीएम में 127 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। मतदान को लेकर लोगों में इस बार पहले और दूसरे चरण से ज्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिली। बता दें कि सबसे ज्यादा मतदान राजगढ़ सीट पर हुआ है तो सबसे कम भिंड में रहा। हालांकि वोटिंग का बदला हुआ ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है, इसे समझने में तो खैर जाहिर तौर पर थोड़ा समय जरूर लगेगा। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे रहे। दिन भर नेताओं ने अपने बयानातों से दम भरा, वही इन दावों में कितना दम है ये भी जानेंगे और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुल 9 सीटों पर आज मतदान हुआ है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, बीजेपी से सचिन वर्मा, हिमानी सिंह कांग्रेस से और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक जी आप ही के पास आना चाहूँगा। 9 सीटों पर आज मतदान हुआ तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के। पिछली बार की अगर बात करें आंकड़ों की तो 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अगर आंकड़ों पर गौर करें, जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि राजगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन मोटा मोटी देखें तो मतदान प्रतिशत जो है सीटवार अगर गौर करें तो आसपास ही रहा है। कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिला है। अगर भोपाल सीट की बात की जाए तो वहाँ पिछली बार काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई थी। इस बार थोड़ा मतदान प्रतिशत जाहिर तौर पर कम देखने को मिल रहा है। तो इस वोटिंग परसेंटेज को जो भी अभी तक हमारे पास उपलब्ध है उसको लेकर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं तीसरे चरण के इस मतदान को? देखिए, पहले और दूसरे चरण में भी वोटिंग का प्रतिशत कम था और तीसरे में जैसा आप भी बतला रहे हैं कि बहुत ताकत नहीं है। हालांकि कहीं कहीं जो है तो मतदान का प्रतिशत अच्छा भी आया है। दरअसल क्या है कि इस बार मतदाताओं में चुनाव को लेकर कोई बहुत उत्साह देखने को नहीं मिला। उदासीनता ज्यादा देखने को मिली है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया था कि उन्हें जो है हर बूथ पे 370 वोटों का इजाफा करना है, लेकिन बावजूद पे आप देखिए मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। लाभार्थी निकल रहे हैं वोट, जो एलीट वर्ग है जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं, जो मुद्दों की बात करता है, जो मुद्दों पर चर्चा करता है और मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग करता है, वो घर से नहीं निकल रहा है। राजगढ़ जो है एक चर्चित सीट रही है इस लिहाज से कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने और वो एक भावनात्मक अपील कर रहे थे लोगों से। और इसके बावजूद अगर वहां पर जो है मतदान का प्रतिशत ज्यादा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा चिंताजनक बात है ये जी। और इस बार के चुनाव में जो असल मुद्दे थे वो तो देखने को नहीं मिले। डराकर वोट लेने की एक जो है जो एक टैक्टिस दोनों पार्टियों ने अपना रखी थी। एक पार्टी कह रही थी कि ये मंगलसूत्र आपका खतरे में पड़ जाएगा, तो दूसरी पार्टी कहती थी कि साहब संविधान बदल दिया जाएगा। तो डराकर मतदाताओं से आप वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में मतदाता के सामने कोई ऐसा आकर्षण नहीं था चुनाव को लेकर जिसके चलते वो घरों से निकलती और 42-43 डिग्री टेम्परेचर के बीच में लाइनों में लगती और वोट। क्या अशोक जी, क्या ये जो मुद्दे हैं ये अब इतने अपीलिंग है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन मुद्दों को लेकर कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी आज ही अगर देखें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से बयान आया और फिर लालू प्रसाद यादव का बयान आया और दिन भर फिर इन्हीं मुद्दों पर बात होती रही। क्या इन मुद्दों का प्रभाव जनता पर आ रहा है या लगातार इसी तरह के घिसे पुट्टे मुद्दों पर बात होती है, इसके चलते जो प्रत्याशी है, माफ कीजिएगा, जो मतदाता है उनमें निराशा आती जा रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाकी तो जो आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, इसका व्यापक असर आता है मतदाताओं पे। और मुझे याद है कि बिहार के चुनाव में एक बार मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। इसके चलते वहां पे कितना बवाल हुआ था और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सामने आकर ये कहना पड़ा था कि किसी भी तरह का आरक्षण समाप्त नहीं होगा। इसी तरह से एक मामला 2018 के इलेक्शन में भी देखने को मिला था, जब शिवराज जी ने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है और जो आरक्षण समाप्त कर सके। तो आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होता है और इसको लेकर मतदाता प्रभावित भी होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से इस बार जो है, जैसे कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो जड़वत हो चुके हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी की बात होती है या करप्शन की बात होती है, तो ये जड़वत हो चुके हैं। और विपक्ष हमेशा इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है। जब कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो वो इन्हीं मुद्दों को बुनाती थी। और अब कांग्रेस है तो कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि वो इन मुद्दों को लेकर उस तरह से प्रभावी ढंग से वो सड़कों पर नहीं उतरती जिसकी उसे आवश्यकता है। बाकी तो आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है ही है। और अगर मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है, जो ओबीसी का आरक्षण है, उसका भी एक हिस्सा जो है निकाल कर वो अल्पसंख्यकों को देने जा रही थी, उसे कुल मिलाकर आप देखिए तो पूरा इलेक्शन जो है वो ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे।
और इसी को लेकर ज्यादा चर्चा भी हो रही है। अशोक जी, क्या लगता है अब जब मतदान हो चुका है और करीब करीब जो आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि राजगढ़, विदिशा और भोपाल और गुना सीट पर तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, लेकिन मुरैना, भिंड, ग्वालियर, बैतूल, इन सीटों को लेकर क्या कहेंगे? क्या इनमें कई कांग्रेस को होप नजर आ रही है? क्योंकि पिछली बार 9 की 9 सीटों पर हार मिली, 35% औसत मतदान प्रतिशत कांग्रेस का रहा। क्या इस बार कुछ फर्क देखने को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस चमत्कारिक नेतृत्व के अभाव में बिखरती हुई दिख रही है। अभी आप देखिए, सागर में जो ले लेकर एक विधायक थी, वो भी चुनाव से ठीक पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती। तो सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने खुद के अस्तित्व को लेकर है। वो तो उसके लिए जीत जो है दीवा सपने से कम नहीं है, जीत उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। भले भिंड मुरैना में थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन पिछला चुनाव आप देखें तो एक बड़े अंतर से यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। जी, निर्मला सप्रे जी की आप बात कर रहे थे, जो एन मौके पर वो उन्होंने पार्टी बदल ली, इसको लेकर भी मुकेश नायक जी ने काफ़ी कुछ कहा। इसी पर आना चाहूँगा सचिन जी, क्योंकि लगातार बात हो रही थी प्रथम और द्वितीय चरण में वोट प्रतिशत कम होने को लेकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आशान्वित हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इस बीच कांग्रेस का ये भी बयान आया कि जिस तरह से पार्टी के नेता एन मौके पर छोड़ के दल बदल कर रहे हैं, उससे जनता कहीं ना कहीं निराश हुई है, इस तरह की राजनीति से जो है नाखुश है। क्या कहेंगे इस पर? अभिषेक, पहले तो आप अपने पीसीआर को बोलिए, मेरा जो है जो वीडियो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो उसको रिकनेक्ट कर देंगे। जी जी, मैं टीम से बोलता हूँ, रिकनेक्ट करेंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आवाज़ आ रही है मुझे, हाँ जी। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। अशोक जी, अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से निर्मला सप्रे जी ने पार्टी छोड़ा, फिर हमने इंदौर में जो देखा अक्षय कांति जी ने किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले बात ये हो रही थी कि जो वोट प्रतिशत गिर रहा है उसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं निराशा है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, ये कहते हुए कि इस तरह की जो राजनीति हो रही है दलबदल की, उसको लेकर जनता में निराशा आई है। गुना सीट पर जो राव यादवेंद्र सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, और भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दिया और कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो इस तरह से जब चुनाव का मौका होता है तो कई जो है कार्यकर्ता जो है अपनी जो पार्टी है, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं और उन्हें अलग दूसरे विकल्प दिखाई देते हैं, तो वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, मगर इसको एक इशू बनाने की या एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश इसलिए हो रही है कि लाखों की संख्या में कांग्रेस से पलायन हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो लाखों में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद ही ये मौका आया है कि कांग्रेस से लाखों लोगों का, लाखों कार्यकर्ताओं का पलायन जो है वो भाजपा की तरफ हो रहा है, और वो भाजपा की रीति नीति को आत्मसात करते हुए भाजपा की पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें कहीं किसी तरह का कोई असंतोष कहीं भी नहीं है, किसी लेवल पे नहीं है। अब ऐसा सिर्फ कांग्रेस के जो नेता है उनकी इस तरह की सोच है कि वो चूंकि लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता उनको छोड़ के जा रहे हैं, एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं कोई असंतोष है, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं, पूरे देश की जनता आती है, पूरे देश के 140 करोड़ लोग आते हैं। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो उसमें सभी समाहित होते हैं। ठीक है, हिमानी से जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, 3 चरण का मतदान हो चुका है, अब आखिरी चरण बचा है मध्य प्रदेश में, और एक लगातार कहा जा रहा है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात से लगातार जिस तरह के बयान दे रही है सहमत है कि एक ऐसी छवि क्या कांग्रेस की बनाई जा रही है कि अब पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है और नेता है वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है उनमें पार्टी के प्रति, और इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। पहले तो मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता भाई को बधाई देना चाहूंगी कि वो फेंकने में अपने वरिष्ठ नेताओं मोदी जी से भी आगे निकल गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दावा हुआ था, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, आपको जब जवाब देने का समय हुआ आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैंने बीच में नहीं टोकी थी आपकी बात, मैंने बीच में नहीं टोकी थी। इस तरह तो डिबेट कर ही नहीं पाएंगे हम।
सचिन जी आपके हम पास। डिबेट कर ही नहीं पाएंगे इस तरह तो। जी जी बोलिए हिमानी जी। नहीं, आप उन्होंने अपने वरिष्ठ डिबेट कीजिए आप। नेतृत्व को भी पीछे छोड़ डिबेट दिया ना करें आप। और वो उनसे भी आगे निकल गए। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस से ही गए हुए नेताओं संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने दावा किया था कि अब तक का सबसे बड़ा दल बदल 2000 कार्यकर्ताओं का होगा, वो उसमें फेल हुए और इन्होंने उस आंकड़े को लाखों में पहुंचा दिया कि मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता, अगर 1 लाख की गिनती का भी इनके पास आंकड़ा हो। इससे पहले एक लिस्ट निकली थी जिस लिस्ट में कई कांग्रेसियों को अपनी फेसबुक वॉल पर सोशल मीडिया के माध्यम से खंडन करना पड़ा कि भाई हम नहीं गए। इन्होंने एक मनगढ़ंत लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल करवा दी थी कि ये लोग आज भाजपा ज्वाइन करेंगे, जो 2000 के आंकड़े की बात थी। लेकिन और उसको भी कहा जा रहा था कि अब तक का सबसे बड़ा दल बदल, तो वो 2000 के आंकड़े को भी नहीं कर पाए। उन्होंने उसको अपने अभी इसी वक्तव्य में कई बार उसको लाखों बोला, तो मैं उसकी पर ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि ये परंपरा है और उसको आगे बढ़ाना इनका दायित्व है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, तो अगर हम नैरेटिव कुछ भी सेट नहीं कर रहे हैं, ये आपकी ही वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन जी का बयान है कि ये करने की क्या जरूरत थी। तो ये हमने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया है। आप जनता खुद समझदार है, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, देश की 65% जनता पढ़ी लिखी है, वो समझती है, वो देख रही है कि किस तरह से इतने बड़े स्तर पर दल बदल कोई वैचारिक मतभेद नहीं हो सकता। और रही गुना लोकसभा सीट की बात, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि राव यादवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, तो आपके जो सिंधिया जी हैं वो भी कहीं पैराशूट से नहीं उतरे, वो भी कांग्रेस से गए हैं। और इससे पहले वाले जो आपके केपी सिंह यादव थे वो भी कांग्रेस से ही गए हुए थे। तो इस बार भी यहाँ पर चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में ही रहा। दोनों ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। रही बात इसकी कि कोई हमने इस तरह का नैरेटिव, ये जनता को खुद समझ में आ रहा है। जैसा कि आप मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और सभी पूरा देश ये मान के चल रहा था कि 2029 के चुनाव का रिहर्सल है, तो इस बार इन्होंने इंदौर, सूरत और खजुराहो में जो करने की कोशिश की है वो सिर्फ 2029 की एक रिहर्सल मात्र है। जैसा कि राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे कि ये लोग चुनाव खत्म करवाएंगे, संविधान खत्म करेंगे, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने इन 3 लोकसभाओं में चुनाव खत्म करवा के जिन सीटों का नाम लिया गया है, सचिन जी कोशिश की है कि जनता का रिएक्शन क्या आएगा अगर चुनाव बंद करवाए जाए, तो इन सीटों पर जनता का रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से इस पे सचिन जी जवाब चाहूंगा। जिन सीटों का जिक्र हिमानी जी ने किया, वो सारी बीजेपी की मजबूत स्ट्रांग होल्ड सीटें जहाँ से आप सालों से जीतते आ रहे हैं, और वहीं के नेताओं का दल बदल होता है, ये एक सवाल है। और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो इमीडिएटली अभी जो बीजेपी ज्वाइन किए जिन कार्यकर्ताओं में हमने उन्हें कहीं कोई टिकट नहीं दिया है। वहीं अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो जो नरसिंहपुर होशंगाबाद जो सीट है उस पर जो संजय शर्मा जी भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा से ही कांग्रेस में गए थे। तो कांग्रेस के जो लोग हैं और जो नेता हैं उन्होंने उनको तो उपलब्ध कर दिया जो भाजपा से इमीडिएटली कांग्रेस में गए थे। मगर आप ये देखिए कि भाजपा ने ऐसी कोई गारंटी लेकर या इस तरह की कोई मोलभाव करके उनको अपनी पार्टी में समाहित नहीं किया है। हमने कहीं किसी को टिकट नहीं दिया है कि जो अभी उन्होंने पार्टी बदली हो और हमने उनको टिकट से उपकृत कर दिया हो। और वही कांग्रेस को देखिए, दो लोग जो हैं, अभी जो नौ से अभी जो सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उनमें से 2 सीटों पर तो इन्होंने भाजपा के जो कार्यकर्ता जो अभी कांग्रेस में गए थे उनको ही अपनी जो है लोकसभा का प्रत्याशी बना के उपकृत किया हुआ है। तो इस तरह से जो इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की जो कांग्रेस जब कोशिश करती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि वो सेल्फ गोल करती है, सेल्फ गोल करते हैं। ये हिमानी जी उसका जवाब दें कि इन्होंने अभी हाल जो गए भाजपा के कार्यकर्ता उनको इन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी क्यों बनाया? ठीक है हिमानी जी, देखिए जिम्मेदारी तो पार्टी की खुद की भी बनती है कि उसके प्रत्याशी कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं, किसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी को मिला है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि इस बार दोगुने 10 लाख वोटों से जीतना है, और तमाम नेता जिस तरह के कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, वही दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता जो है आज मतदान के दिन भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसको आप कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे। इस तरह की बड़बोलेपन तो आप 15 लाख के जुमलों से लेकर और अभी लाखों कार्यकर्ता, और जब मैं अगर वादों पे खरा ना उतरूं तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना, इस तरह की बातें तो हमेशा होती आई हैं। 400 पार, 500 पार,
कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने के लिए किसी को भी इस देश में संविधान में आजादी दी गई है, बोलने की आजादी के तहत वो बोल सकते हैं, उसमें कोई कॉन्फिडेंस या इसकी बात नहीं है। बट आज मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता भाई मेरी तरफ से बोलने के लिए बैठे हैं, उन्होंने ही अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि हमने जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं उनको कुछ भी नहीं दिया, ना देंगे। इस तरह की बात आपने कर दी तो बहुत अच्छा, आपने उन लोगों को भी उनकी हकीकत, उनकी असलियत दिखा दी कि आपको सिर्फ यूज किया गया है मोहरे के तौर पर, आपको यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, कई बार कुछ और नेता भी अपने मंचों से भाषण के दौरान ये कहते रहे कि मच्छर हैं और इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन इसकी अगर आप बात करें कि दल बदल होता है और इन्होंने भी विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोगों को, और सिंधिया जी भी आपके यहाँ से आयातित ही हैं, जब आपने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था उन्होंने आपकी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया था। अक्षय कांति की बम की बात करें तो वो आपकी पार्टी का इतने मतलब घंटों पुराना कार्यकर्ता है, उसको मोहन यादव जी गले लगाते किन सीटों पर हिमानी जी कांग्रेस आज तीसरे चरण में किन सीटों पर कांग्रेस अपने आप को कॉन्फिडेंट मान रही है? क्या गुना, विदिशा, राजगढ़, भोपाल सीट पर कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? कांग्रेस इस बार आप ये देखिएगा, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, हम पूरे देश में 300 से ऊपर सीट लेकर आएंगे और 4 जून को इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी मुद्दों की राजनीति इस बार की नहीं है, इन्होंने लोगों को कांग्रेस मैनिफेस्टो के नाम से भटकाने का काम किया है, पूरी तरह झूठ बोलना है कि कई बड़े बड़े न्यूज चैनल। क्योंकि हिमानी जी, जिन लोकसभा सीटों की बात हो रही है वहां के विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है बीते 4 महीनों में। आप दावा कर रहे थे ग्वालियर में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन वैसी स्थिति रही नहीं। ये अभी आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति रही है, नहीं रही। इस तरह के अंदाजे हमेशा लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा 4 जून को 300 के आंकड़े को छूते हुए कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, और आप और हम डिबेट के माध्यम से इस बारे में तब भी बात करेंगे। चलिए, इस पर भी बात होगी ज़रूर, लेकिन मेरा एक सवाल है सचिन जी, क्योंकि कल तक जब वोट प्रतिशत 2 चरणों में कम था तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के समर्थक जो मतदाता है वो वोट नहीं कर रहे हैं। आज मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या इसे इस तरह से लिया जाए कि अब कांग्रेस समर्थक भी वोट दे रहे हैं? देखिए, 2 चरणों में जिस तरह की जो बातें हुई और जो एक कम मतदान होना जो राज्य क्षेत्र में नहीं था, उसको लेकर कांग्रेस जितना उत्साहित थी, उसको लेकर जो है एक भाजपा के जो कार्यकर्ता थे और भाजपा के जो समर्थक थे, उनमें ही मैसेज गया है कि कांग्रेस जरा ज्यादा ही प्रसन्नता व्यक्त कर रही है और उनको ऐसा लगता है कि कम मतदान जो है वो राष्ट्र हित में है और कांग्रेस के हित में है। तो इसलिए इस बात का जो मैसेज जो स्प्रेड हुआ है जनता के अंदर, इससे जनता जो है बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है, और जो मतदान जो हो रहा है हमें लगता है कि वो हमारे पक्ष में है। ठीक है, अशोक जी से जवाब लेता हूँ। अशोक जी, हिमानी जी कह रही है कि नंबर 300 के पार जाएगा। इससे पहले तक तो खैर जिस तरह से हम देख रहे थे कांग्रेस नंबर्स की बात ही नहीं कर रही थी, वही बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई है पूरे चुनाव में। जिस तरह से हमने देखा कि एक तरह की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई कि सिर्फ एक ही सीट है जिस पर बीजेपी सबसे ज़्यादा जोर दे रही है, वो है छिंदवाड़ा जो उन्हें जीतना है। कुल 29 की 29 सीटें जीतने की बीजेपी बात कर रही थी। तृतीय चरण का चुनाव हो चुका है, लगभग 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब किस स्थिति में देखते हैं, क्या जो 29 नंबर की बीजेपी बात कर रही है वहां पहुंचती बीजेपी नजर आ रही है? छिंदवाड़ा पे तो चुनौती है ही, बाकी 28 सीटों पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लेकर काफी गंभीर है और उसने जो है चुनाव जीतने की पूरी कोशिश भी की है। आप उसकी तैयारियां देखिए, उसका संगठन देखिए, उसका लक्ष्य देखिए। मतलब मोदी जी ने चुनाव से पहले एक बड़ा लक्ष्य रख दिया था कि साहब 400 के पार। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि आपके प्रयास भी बड़े होते हैं, आपकी कोशिशें भी ज्यादा बड़ी होती हैं, और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को भी एक लक्ष्य दिया था कि हर बूथ पे आपको 370 मतों का इजाफा करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, मैं बार बार कह रहा हूं और इसको अन्यथा कोई न ले, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नहीं है। 2023 का जो इलेक्शन हुआ उसमें एक अवसर था कांग्रेस के सामने, या कांग्रेस के पास में एक अवसर था, वो अपनी वापसी कर सकती थी और लोकसभा में भी वो मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन आपने देखा कि 2023 में क्या हुआ। 2023 में कांग्रेस को 2018 से भी कम सीटें मिलती हैं। 2018 में जैसे जैसे सरकार बनती है तो वो सिंधिया को नहीं संभाल पाती है। पार्टी के भीतर जो फूट है, मतलब कांग्रेस
ये हो गई कि निपटना उसे बीजेपी से और कांग्रेसी एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हैं। स्वाभाविक है, ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो, और खासतौर पे लोकसभा का जो इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में जो बीजेपी का चमत्कारिक नेतृत्व है, आज मोदी के पीछे किस तरह से देश की जनता चल रही है, उनके हो सकता है कि सारे वायदे पूरे ना हो, लेकिन वो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, जो उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं, अभी लाडली बहना योजना का आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में उसका कितना प्रभाव था। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर जो है बीजेपी ज्यादा मजबूत है। और पिछले चुनाव का आप अंतर देखिए ना, कहीं आपको 35% का अंतर मिलेगा, कहीं 22% का अंतर मिलेगा। सबसे कम अंतर जो मिला था वो आपके एक तो गुना की सीट थी, जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया 10% के अंतर से हारे थे, और इसी तरह से एक सीट आपकी जो है मुरैना की थी। बाकी सभी सीटों पर आप बीजेपी को देखिए तो बीजेपी के लिए माहौल जो है ज्यादा अनुकूल है, और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बहुत है। पार्टी के भीतर फूट है, बिखराव है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है, आर्थिक संकट भी उनके सामने है। यहाँ तक कि उनके जो पुराने और खाटी नेता थे वो चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे थे। जैसे राहुल ने मना कर दिया, अरुण यादव ने मना कर दिया, बहुत सारे बड़े नेताओं ने कहा कि साहब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो जो पहले से ही मैदान छोड़ रहे थे, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के रथ को या वेग को रोक पाएंगे? मुझे थोड़ा मुश्किल है। ठीक है हिमानी जी, जैसा कि आपने सुना कि अगर देखा जाए तो बीजेपी के आज के चरण के चुनाव में भी बड़े बड़े चेहरे पार्टी के मैदान में उतरे हुए हैं। वही अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो लगातार जो चेहरे हारते आए हैं उन्हीं को मौका दिया गया है, कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी बदले गए। दूसरी तरफ संगठन में बदलाव हुआ। इन सब के बीच में आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जो हैं आपकी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, जीतू पटवारी के खिलाफ लगातार ऐसे बयान देते रहे जिनको लेकर सवाल उठते रहे। इन सब के बीच में कांग्रेस के लिए संतुलन बनाए रखना और खासतौर से मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपनी बची खुची प्रतिष्ठा को बनाए रखना एक चुनौती बन गई है। जी मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ऐसा कोई बयान जो जीतू पटवारी जी के खिलाफ किसी वरिष्ठ नेता ने दिया हो, ऐसा कोई बयान मेरे सामने नहीं आया। अब अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अगर दिग्विजय सिंह जी की बात आती है कि वो राजगढ़ लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजना पड़ा, डर गए, ये हो गया। और अगर कोई लड़ने से मना कर दे कि हमें भाई प्रदेश भर में जीतू पटवारी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, हमें उनका सहयोग करना है, पूरे प्रदेश की लोकसभा के चुनाव लेने, तो उससे भी सवाल उठा दिए जाते थे। तो संसार है जो कुछ भी करेंगे उसके ऊपर उंगली उठाएगा। ये सब अपनी, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है और अपने अपने कार्य करने की शैली होती है। तो जिन वरिष्ठ नेताओं की बात की जा रही है कि उन्होंने, आई एम नॉट सेइंग कांग्रेस के पास कॉम्पिटेंट लीडर्स नहीं है, लेकिन बहुत सीमित संख्या में ही ऐसे बड़े नेता बचे हैं जिनके भरोसे अब पार्टी रह गई है मध्य प्रदेश में। कभी कभी ऐसे देखा जाए तो मोदी और अमित शाह की पार्टी के रूप में भाजपा को जाना जाता है, और बड़े नेताओं के रूप में इन्हीं दो नेताओं को आप विधानसभा से लेकर एक पार्षद का चुनाव तक मोदी जी के चेहरे पे लड़ते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि आप कैंडिडेट मत देखिए, मोदी का चेहरा देखिए। तो मोदी का चेहरा देखते देखते एक प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा सामने आया। प्रज्वल रेवन्ना में अगर हम मोदी का चेहरा देखने लगेंगे तो बहुत आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी, और आप सभी इस पर आपत्ति करने लगेंगे। आप पहले उन्हीं का कह देते हैं कि कैंडिडेट को मत देखिए, आप सिर्फ मोदी को देखिए। तो यहाँ पर तो पार्षद का चुनाव या छोटे से छोटा ग्राम पंचायत का चुनाव भी मोदी के नाम से लड़ा जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सचिन जी। ग्वालियर, भिंड, इन सीटों को लेकर बीजेपी क्या कहेगी? जैसा कि हिमानी जी कह रहे कि प्रत्याशी ज्यादा मोदी को चेहरा बनाकर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, भिंड में जो इनका चेहरा है, प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया, उन्होंने राजभवन के सामने अपने मुंह पे कालिक पोती थी, और कालिक पोतने के इनाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां से जो है प्रत्याशी बनाया है। तो उन्होंने, अब कालिक क्यों पोतनी पड़ी थी वो भी सुन लीजिए। कालिक इसलिए पोतनी पड़ी थी कि उन्होंने बड़े बड़े हवाई दावे किए थे कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं जीती तो वो सार्वजनिक रूप से मुंह पर कालिक पोतेंगे, और इसी तारतम्य में उन्हें जो है मुंह पर कालिक पोतनी पड़ी थी। तो भिंड से तो वो प्रत्याशी बने हुए हैं संध्या राय के सामने। तो और दूसरी तरफ जो है ग्वालियर सीट जो है वो ट्रेडिशनल रूप से भाजपा की एक परंपरागत सीट है, और भाजपा उसमें सालों से जीतती हुई आ रही है। और भारत सिंह कुशवाहा जो है वो ओबीसी का चेहरा है वहाँ पर, और ओबीसी वोटर्स वहाँ पर काफी ज्यादा है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर हमें एक अच्छी जीत की जो है आशा है।
चलिए एक आखिरी सवाल लूंगा अशोक जी आपसे ही, और ये लगातार हो रहे प्रचार प्रसार को लेकर है कि जिस तरह से करवट ली है नेताओं ने, क्योंकि पहले विकास के मुद्दों की बात हो रही थी, उसके बाद ये मुद्दा भटकते हुए कई दूसरे मुद्दों पर जा पहुंचा और अब ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर आया है। अब तीसरे चरण की मतदान प्रतिशत के बाद क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लाया जाएगा, क्योंकि अब मुद्दा पाकिस्तान तक तो जा पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो चुनाव में मुद्दे होते हैं वही इस चुनाव में भी मुद्दे हैं, और अंत में कोशिश यही की है कि या तो ये चुनाव नेता बनाम नेता हो जाए, मतलब राहुल बनाम जो है राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाए, या हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए, और जो जनता के असल मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, या और भी बहुत चीजें हैं, जन अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन नेता तय करता है कि उसे कौन सा मुद्दा जनता के बीच में ले जाना है। यही इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जनता के मुद्दों की चर्चा कम होती है। नेता अपनी प्रायोरिटी तय करता है, नेता अपना नैरेटिव सेट करता है, नेता अपना मुद्दा तय करता है, और फिर दूसरी पार्टी के जो लोग होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर बड़ी माहिर है। माहिर मैं कहूंगा वो कुशल रणनीतिकार हैं। वो जो मुद्दा सेट करते हैं उसी को कांग्रेस फॉलो करने लगती है। अभी आप देखिए क्या इसमें इलेक्शन कमीशन की निष्क्रियता भी एक बड़ा कारण है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अब जैसे टीएन शेषन के समय था उस तरह का तो इलेक्शन कमीशन अब देखने को नहीं मिल रहा है। उतना सख्त भी नहीं है और उतना वो सतर्क भी नहीं है जितने टीएन शेषन हुआ करते थे। और उसके बाद का जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्शन कमीशन को बुरा लग जाए, बहुत स्पष्ट तौर पे अगर कुछ कहा जाए तो। इलेक्शन कमीशन जो है वो औपचारिकता निभा रहा है केवल कि वो एक देश में है और निष्पक्ष चुनाव करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है वो सवालों के घेरे पर, लेकिन हम लोग सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की आलोचना नहीं कर सकते, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। वो देश के हिस्सा है और उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरी निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा जी। अगर वो ऐसा काम कर रहा होता तो इस तरह के मुद्दे हैं कि मंगलसूत्र आपका खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल जाएगा, या किसी धर्म के लोगों को सीधे तौर पे टारगेट किया जाता है, या कोई उनके लिए बेनिफिशियरी। ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। अब चर्चा को वहीं पे विराम देना होगा, समय इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तीसरे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और अब आखिरी चरण के मतदान बचे हुए हैं, जिसको लेकर जाहिर तौर पर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं इस अंतिम चरण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। खैर, लेकिन इन सब के बीच में जो हम लगातार देख रहे हैं राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है, दोनों ही तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। आज जो मतदान प्रतिशत आया है उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो जगी है कि वोट प्रतिशत में जिस तरह की गिरावट प्रथम 2 चरणों में देखने को मिली थी उससे बेहतर स्थिति में है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चरणों में स्थिति और भी बेहतर होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।